जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के दूसरे क्लास में। आज का चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। एक अध्याय हम लोग कर चुके हैं, आज दूसरा अध्याय है भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आज हमें पढ़ना है। भारत के भौतिक स्वरूप कहने का मतलब पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में या तटीय मैदान के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। विभिन्न स्थलाकृति कहने का मतलब भारत में बहुत सारे पर्वत है, पहाड़ है, पठार है और मैदान है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। शैल कहने का मतलब है चट्टान। यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की शैल पाई जाती हैं, जिसमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सेलखरी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा भिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। तो हम लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार की काली मिट्टी, लाल मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वो जो विभिन्नता होती है किस कारण से होती है? चट्टानों विभिन्नता के कारण। क्योंकि चट्टानें अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए मिट्टी का रंग भी अलग अलग प्रकार का होता है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विभिन्नताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। आगे है, भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया, तीन शब्द दिया गया, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई चट्टान है, बड़ा सा चट्टान है। इसमें क्या होता है, वर्षा होने के कारण और धूप पड़ने के कारण ये क्या हो जाता है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या करने लगता है, ब्रेक करने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। टूटने के बाद यदि ये छोटे छोटे कण के रूप में जमा हो जाता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, हवा के कारण या जल के प्रवाह के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका स्थानांतरण हो जाता है। तो यहाँ से टूटने के बाद इसका स्थानांतरण होना, यानी चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है, और टूटे हुए चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और ये टूटे हुए चट्टान फिर कहीं एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है, उसी को कहा जाता है निक्षेपण। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीन सब अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण को समझ गए होंगे।
और एक शब्द यहाँ है उच्चावच। उच्चावच कहने का मतलब है यहाँ पे धरती पर 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। जैसे कहीं पे ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे पठारी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है और कहीं पे महासागर है। इन सभी क्षेत्र को मिलाकर के क्या कहा जाता है? उच्चावच कहा जाता है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इस भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। अलग अलग प्लेट मतलब 7 प्रकार के अलग अलग प्लेट से मिलकर के पृथ्वी का ये परपट्टी बना हुआ है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थिर महाद्वीपीय शेल में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण एवं ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है और अभिसरित परिसीमा का निर्माण करती है। तो कुछ प्लेट एक दूसरे की ओर आती है, उसे कहते हैं अभिसरित होना, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है और अपसरित परिसीमा का निर्माण करती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण कर सकती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। यहाँ पे 3 प्रकार के प्लेट दिया गया है। यहाँ देखिए, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर आ रही है, इसको बोलेंगे अभिसारी परिसीमा। और दूसरा है एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर की ओर जा रही है, इसको बोलेंगे अपसारी परिसीमा। और तीसरा है रूपांतरण परिसीमा, जिसमें एक प्लेट नीचे की ओर आ रही है, दूसरा प्लेट ऊपर की ओर खिसक रही है। इस प्रकार से प्लेटों में क्या होता है? टकराव होता है। आगे यहाँ बॉक्स में दिया गया है, क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाई जाती है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। सबसे पुराना यानी प्राचीन भूभाग कौन सा था? गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है भारत किस भूभाग का हिस्सा है? तो भारत गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। संवहनीय धाराओं ने भूपरपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। कहने का मतलब भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की ओर और यूरेशियन प्लेट उत्तर से
दक्षिण की ओर गति कर रहे थे, दोनों में क्या हुआ, टकराव हुआ। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। यानी ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच जो अवसाद जमे हुए थे, अवसाद कहने का मतलब बहुत सारे बालू, गाद, विभिन्न प्रकार के मलबे, तो दोनों प्लेट जब एक दूसरे की ओर आई तो इस दोनों प्लेट के टकराने के कारण बीच में एक उभार उत्पन्न हो गया, जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आगे है गोंडवाना भूमि। ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। एक शब्द है पैंजिया। पैंजिया के बारे में कहा जाता है ये 7 महाद्वीप जो अभी है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये कभी एक हुआ करता था। ये कभी क्या हुआ करता था, एक हुआ करता था। उसी का सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है, पैंजिया कहा गया। और पैंजिया के टूटने के कारण ये 2 भाग में टूटा था। इसका दक्षिणतम हिस्सा क्या था, गोंडवाना भूमि था। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। क्या कहा गया, समय के साथ साथ यह बेसिन मतलब द्रोणी, घाटी को कहा जाता है। घाटी कहा जाता है 2 उच्च भूमि के बीच एक छोटा सा धंसा हुआ जो भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है, इसको घाटी कहेंगे। उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से बहने वाली नदियों के अवसाद, यानी पर्वत की ओर से बहने वाले नदी और प्रायद्वीपीय पठार एक समतल सपाट जगह होता है जो 600-700 मीटर ऊंचा होता है। इस दोनों ओर से भी पहाड़ पर से भी पानी आ रहा है और नीचे पठारी क्षेत्र से भी बह करके पानी जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर जो मलबे जमा हो जाता है, अवसाद जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गए। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। और इसी वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, भारत का उत्तरी मैदान कहा जाता है। आइए ऊपर का मैप थोड़ा देख लेते हैं। ऊपर के मैप में दिया गया है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी प्लेट है और यहाँ पे अफ्रीकी प्लेट है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। आइए आगे देखते हैं। अगर भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है।
इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, किसको, पठार को। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं, यानी हिमालय का निर्माण और उत्तर का मैदान जो है उसका निर्माण क्या हाल ही में हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौगोलिक आकृति जो भी है उसको कितने भाग में बांटते हैं, उसको 6 भागों में बांटते हैं। और वो 6 भाग कौन कौन सा है, वो 6 भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। अब हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। बलित पर्वत श्रृंखला कहने का मतलब ये है, बलित पर्वत में अपनी पृथ्वी के अंदर से निकले हुए गर्म लावा और पिघले हुए चट्टान से जो निर्मित हो जाता है पहाड़ी पर्वत, उसी को क्या कहा जाता है, बलित पर्वत कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर काफ़ी तापमान और दबाव के कारण अंदर की वस्तुएं पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है और गर्म होकर के जब कभी वो ब्लास्ट करता है तो वो पिघले हुए चट्टान के रूप में बाहर आ जाता है और बाहर आकर के वो क्या होता है, जम जाता है। इस प्रकार से जिस पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है बलित पर्वत। आगे ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। यानी कि पश्चिम में सबसे पश्चिमी हिस्सा में सिंधु नदी बहती है, वहाँ से लेकर के और पूरब की ओर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। यानी हिमालय का निर्माण किस प्रकार से, अर्धवृत्ताकार है। इस प्रकार से हिमालय पर्वत फैला हुआ है। इसका चौड़ाई है कितना, 2400 किलोमीटर। कश्मीर में 400 किलोमीटर, यानी कश्मीर वाले इलाका में कितना है, 400 मीटर। और ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढ़ते जाते इसकी चौड़ाई क्या होती है, घटती जाती है। तो एवरेज चौड़ाई कितना, औसत चौड़ाई है 2400 किलोमीटर। और कश्मीर वाले हिस्सा में 400 किलोमीटर और पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 150 किलोमीटर है। आगे है पश्चिमी आगे पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय की 3 श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे पिक्चर में दिखाएंगे। तो 3 श्रेणी में बांटा गया। सबसे भीतरी हिस्सा को क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय कहा जाता है।
या इसी को कहा जाता है महान हिमालय, या इसी को कहा जाता है हिमाद्री। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, कंटिन्यूटी इसमें ज़्यादा है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितना दिया गया है? 6000 मीटर। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का एक क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ, ग्रेनाइट एक प्रकार का चट्टान है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रे के नाम भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। तो कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल में है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है? हिमाचल में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। चूँकि इस पहाड़ी पे बहुत सारे नगर बसे हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पहाड़ी नगर का संज्ञा दिया गया है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। तो सबसे पहले क्या था? ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या उसी को कहते हैं हिमाद्री। दूसरा क्या था? मध्य हिमालय, और सबसे नीचे क्या है? शिवालिक। इस प्रकार से 3 श्रेणियों में बटा हुआ है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इस तीसरे या सबसे निचले हिस्से के बारे में पढ़ रहे हैं, शिवालिक के बारे में। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून है। तो ये दून कहाँ पे है? तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित जो घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम में इसे दून कहा जाता है और पूर्व में इसे द्वार के नाम से जाना जाता है, जिससे हरिद्वार नाम पड़ता है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां
नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। यानी इसको हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी कहा जाता है। सिंधु नदी बहती है, सिंधु है और सतलज है, सिंधु सतलज। और सतलज के बगल में कौन सा, यहाँ पे काली, काली के बगल में तीस्ता और तीस्ता के बगल में दिहांग। तो यहाँ पे सिंधु और सतलज के बीच जो नदी बहती है, नदी जो बहती है, इस बीच का जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। तो सिंधु हो गया और सतलज हो गया। सतलज और काली, सिंधु सतलज, सतलज और काली, इसके बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो सिंधु सतलज, सतलज काली, काली और तीस्ता, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो पर्वत श्रृंखला होता है, उसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है, असम हिमालय। तो 4 नदी यहाँ पे बह रही है सिंधु सतलज के बीच, पंजाब हिमालय, इसी को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, कौन सा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय। इसी को कहा जाता है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। जैसे हिमालय पर्वत इस प्रकार से आती है अर्धवृत्ताकार रूप से, आगे जाकर के ऐसे टर्न हो जाती है, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ कहलाती है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैल हैं, से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। तो इस प्रकार से जो टर्न होती है, इसी में पाया जाती है। नागा नागालैंड में पाई जाती है, मिजो मिजोरम में पाई जाती है और मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर में पाई जाती हैं।